गुड मॉर्निंग। कल हम कॉपर निष्कर्षण कर रहे थे, उसमें दो चरण सांद्रण वर्जन क्रिया कर चुके हैं। तीसरा आता है बेसिमरीकरण। आपको बताया गया था कि वर्जन क्रिया में कॉपरमेट प्राप्त होता है। कॉपरमेट कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड का मिश्रण होता है, तो प्रश्न आ जाता है कॉपरमेट होता क्या है। तो इस प्रकार परावर्तन भट्टी यानी वर्जन क्रिया से कॉपरमेट प्राप्त होता है, उससे तांबा प्राप्त करने की नेक्स्ट जो चरण है उसका नाम है बेसिमरीकरण। इस प्रक्रिया के लिए एक भट्टी का उपयोग करते हैं, एक उपकरण का उपयोग करते हैं जिसका नाम होता है बेसेमर परिवर्तक। बेसेमर परिवर्तक जिसकी बनावट आपके सामने है। ये नाशपाती आकार की संरचना होती है जो चित्रानुसार स्टैंड में कसी रहती है। इसकी भीतरी सतह पर SiO2 की एक परत होती है। ये मैंने ग्रीन कलर दिखा रखा है। SiO2 की एक लेयर होती है जो क्रिया में बनने वाले अशुद्धि FeO को धातुमल में परिवर्तित करती है। इसको गर्म करने के लिए वायु नल लगे होते हैं जिनके द्वारा वायु को इसके अंदर प्रवाहित करते हैं। तो वर्जन क्रिया से प्राप्त कॉपरमेट को बेसिमर परिवर्तक में लेकर वायु के द्वारा गर्म करते हैं, तो भट्टी में निम्न क्रियाओं के फलस्वरूप कॉपर की प्राप्ति होती है। इसमें पहले नामांकित चित्र आ जाएगा, उसके बाद में होने वाली क्रियाएं। इसमें 4 क्रिया होती है। पहले फेरस सल्फाइड होता है, वो ऑक्सीकृत होकर फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जो सिलिका परत SiO2 FeO प्लस SiO2 से क्रिया कर धातुमल में परिवर्तित हो जाता है। तीसरी क्रिया Cu2S प्लस 3O2 Cu2O प्लस SO2 और चौथी क्रिया Cu2S Cu2O से। तो ये 4 क्रिया बेसिमर परिवर्तक में होती है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि तांबे के निष्कर्षण में बेसिमर परिवर्तक में होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण, तो ये 4 समीकरण हो जाएंगे। बेसिमर परिवर्तक का नामांकित चित्र, तो ये चित्र हो जाएगा। तो इस प्रकार बेसिमर परिवर्तक में कॉपर की प्राप्ति होती है जो नीचे द्रवित अवस्था में प्राप्त हो जाता है। चूँकि इसमें द्रवित कॉपर में SO2 गैस घुली होती है और जो कॉपर ठंडा होता है उसमें गैस बाहर बुलबुलों के रूप में निकलती है। जब ये बुलबुले बाहर आते हैं इसकी सतह पर फफोले पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? फफोले। इसलिए इस प्रकार जो तांबा प्राप्त होता है उसे फफोलेदार तांबा कहते हैं। फफोलेदार तांबा। फफोलेदार तांबा कहते हैं, जो लगभग 98% शुद्ध होता है।
यानी इसमें 98% तांबा होता है, 2% अशुद्धियाँ होती है। इन अशुद्धियों को विद्युत अपघटन विधि के द्वारा अलग किया जाता है, जिसका हमने कल शोधन विधि में कराया था आपको। तांबे का शोधन वही विधि यहाँ आ जाएगी कि फफोलेदार तांबे का शोधन विद्युत अपघटन विधि के द्वारा करते हैं। तो ये है तांबे का निष्कर्षण। उसके बाद नंबर 2 आता है लोहे का निष्कर्षण। दूसरा है आयरन Fe। तो सामान्य जानकारी, Fe भी एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसका आवर्त चौथा है, 4th आवर्त यानी 4th पीरियड। और ग्रुप है इसमें हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा 3रा, 4था, 6ठा, यानी कि 6th ग्रुप। तो इसमें एटॉमिक नंबर 26 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? Ar3d6 4s2। तो ये आयरन के बारे में सामान्य बातें हैं। अब है आयरन का निष्कर्षण। तो लोहे का निष्कर्षण के लिए पहले हमें मालूम चाहिए लोहे के अयस्क। प्रथम बात यह हमें याद होनी चाहिए कि लोहे के अयस्क है कौन कौन से। तो हमने लोहे के आपको 4 अयस्क बताए थे। कौन कौन से? Fe2O3, Fe3O4, Fe2O3, 3H2O और FeCO3। ये मैंने आपको जब ये इकाई शुरू कराई थी उसी समय आपको बता दिए थे कि 4 धातुओं के अयस्क है, उनमें 2 अयस्क आपको आ जाते हैं। तो मैंने कल 4 कॉपर के अयस्क बताए। आज फिर आयरन के अयस्क ये कौन कौन से है? हेमेटाइट, नाम और सूत्र ये तो इसका सूत्र हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, उसके बाद में लिमोनाइट F2O3 3H2O, सिडेराइट FeCO3। तो ये लोहे के अयस्क है। यानी इन्हीं अयस्कों से, यानी कि ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्कों का ही उपयोग लोहे के निष्कर्षण में करते हैं। तो जिसका निष्कर्षण निम्न चरणों में पूरा होता है। लोहे का निष्कर्षण इसके ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्कों से निम्न चरणों में किया जाता है। कौन कौन से चरण हैं इसमें? पहले अयस्क का सांद्रण, दूसरा निस्तापन, तीसरा प्रगलन। तो ये 3 चरण है लोहे का निष्कर्षण के लिए। अब चूंकि लोहे में चुंबकीय गुण होता है, इसलिए लोहे के निष्कर्षण के लिए
चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। 4 विधियां सांद्रण की बताई गई है, चारों अलग अलग सिद्धांत है। उसमें चुंबकीय पृथक्करण नाम से विदित है जिन अयस्कों में या अशुद्धियों में चुंबकीय गुण होते हैं उनका सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा करते हैं। तो लोहे के अयस्कों का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा करते हैं। निस्तापन, तो इस प्रकार सांद्रण करके परावर्तनी भट्टी में वायु की अनुपस्थिति में इन अयस्कों सांद्रित अयस्कों को गर्म करते हैं तो सल्फर, आर्सेनिक, मैग्नीज, सिलिका इत्यादि ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और वो वाष्प के रूप में निकल जाती है या गैस के रूप में निकल जाती है। और लोहे के जो कार्बोनेट है वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें निम्न क्रिया होती है, जैसे कार्बन है वो CO2 के रूप में, सल्फर SO के रूप में, आर्सेनिक ऑक्साइड के रूप में, एंटीमनी भी ऑक्साइड के रूप में, और सिडेराइट FeCO3 FeO प्लस CO2। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि FeO बन जाता है, इसको ऑक्सीकरण द्वारा फेरिक में बदलना जरूरी है। FeO प्लस O2 Fe2O3, यानी फेरस ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा न करने से ये जो FeO है वो जो अशुद्धि SiO2 है उससे क्रिया करके धातुमल में परिवर्तित हो जाता है, लोहा प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ध्यान देने की बात है कि इसकी निस्तापन विधि में या निस्तापन के चरण में ऑक्साइडों से, फेरिक ऑक्साइड से या लिमोनाइड से, मैग्नेटाइड से FeO बन जाता है और वो SiO2 से क्रिया करके धातुमल में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए लोहे की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए यहाँ आयरन ऑक्साइड को, फेरस ऑक्साइड को तुरंत फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत करना बहुत ज़रूरी है। तो ये निस्तापन की क्रियाएँ हैं। इसके बाद आता है प्रगलन, और इसके लिए काम में लेते हैं ये वात्या भट्टी। इसलिए 1 नंबर का ये डायग्राम आ जाता है कि लोहे के निष्कर्षण में प्रयुक्त वात्या भट्टी, तांबे के निष्कर्षण में बेसेमर भट्टी। तो ये प्रगलन क्रिया के लिए प्रयुक्त भट्टी है, नाम दिया गया बेसेमर वात्या भट्टी, जिसकी बनावट चित्रानुसार होती है, लगभग 100 फुट लंबी और 25 फुट व्यास की होती है। इसकी बनावट जैसे ईंटें बनाने में जो चिमनियाँ काम में लाते हैं उन भट्टियों की तरह, उन चिमनियों की तरह इसकी बनावट होती है। इसमें अग्निसह ईंटें होती हैं, यानी ये जो ईंटें हैं वो अधिक ताप सहन करने शक्ति होती है, ये ईंटें नष्ट नहीं होती है। गर्म करने के लिए वायु नल लगे होते हैं। नीचे धातुमल और धातु की निकासी के लिए 2 मार्ग होते हैं, ऊपर का मार्ग धातुमल के लिए और नीचे का मार्ग लोहे के निष्कासन के लिए। अब इसमें कप और कोन, ये जो कप और कोन की व्यवस्था होती है, यहाँ से जो निस्तापित अयस्क में कोक और गालक चुनना CaCO3
कार्बन और विस्थापित अयस्क को इस कप और कोन की व्यवस्था से भट्टी में डालते हैं। इसमें तापमान ऊपर लगभग 500, नीचे 1600 तक होता है। तो इसमें जो ही अयस्क को मिलाएंगे, इसमें अलग अलग जोन है, कोई ऑक्सीकरण है, कोई अपचायक है, ऐसी मुख्य क्रियाएं हैं, वो हमें इसमें देनी आ जाता है कि वाता भट्टी में होने वाली क्रियाएं। तो इसमें निम्न क्रिया होती है। कार्बन पहले ऑक्सीकरण तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो पुनः कार्बन द्वारा CO में परिवर्तित हो जाती है, और ये CO आयरन ऑक्साइड से क्रिया करके तो ये इसमें होने वाली क्रियाएं हैं। तो पूछ लेते हैं कि लोहे के निष्कर्षण में प्रयुक्त वाता भट्टिका नामक के चित्र होने वाली अभिक्रियाएं। अब इसमें ये करीब 1000 या 900 ताप पर हो जाती है क्रियाएं। उसके बाद में जो ये चुनना क्या काम करता है, ये पहले गालक में परिवर्तित होता है, और ये गालक जो इसमें अगलनीय अशुद्धियाँ होती है, उनको धातुमल में परिवर्तित, इसे बोलते हैं धातुमल। जो प्राय सिलिकेट होते हैं, धातु से हल्के होते हैं, धातु की सतह पर तैरते रहते हैं, जिन्हें ऊपरी मार्ग के द्वारा निकाल लेते हैं, और नीचे जो पिघली हुई कुछ लोहा है इस ताप पर पिघल जाता है। पिघला हुआ लोहा नीचे पात्र में इकट्ठा होता है, जहाँ से निकासी मार्ग के द्वारा इसे प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार जो लोहा प्राप्त होता है उसे कच्चा लोहा या सफ़ेद लोहा कहते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 4% होती है। इसके अलावा सिलिकॉन भी है, फास्फोरस भी है, मैग्नीशियम, सल्फर है, ये इसके अंदर अशुद्धियाँ होती हैं। तो वात्या भट्टी से हमें क्या प्राप्त होता है, कच्चा लोहा प्राप्त होता है। तो ये देना है इसमें प्रगलन क्रिया में। फिर इसमें क्या देना है कि इसमें एक तो इसका वाता भट्टिका नामक की चित्र बनाना है, दूसरा भट्टी में होने वाली अभिक्रियाएं देनी है, तीसरा चून्य पत्थर का क्या उपयोग है, चौथा क्या प्राप्त होता है, इसमें कच्चा लोहा प्राप्त होता है। अब इस लोहे की 4 वैरायटी है, कच्चा लोहा, डलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात। तो इन चारों में कार्बन की मात्रा क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी कि जो हमें जब लोहे का हम निष्कर्षण करते हैं उस समय हमें कच्चा लोहा प्राप्त होता है, इसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। जब इस कच्चे लोहे को ठंडा करते हैं तो कार्बन है वो Fe3C4 में परिवर्तित हो जाता है, इससे ये ढलवान लोहे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जिसमें कार्बन है वो मुक्त अवस्था में कम हो जाता है, जो करीब 3% रह जाता है। यानी कच्चे लोहे से क्या प्राप्त, ठंडा करने पर क्या प्राप्त होता है, ढलवान लोहा, जिसमें कार्बन की मात्रा 3% होती है। बाकी इसमें फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन की अशुद्धियाँ पाई जाती है। तीसरा इसमें मैं 4 रूप कौन कौन से बताए मैंने, एक तो कच्चा लोहा, कच्चा लोहा, उसके बाद में कच्चे के बाद में है डलवन वो
ढलवां लोहा, तीसरा है पिटवां लोहा, और चौथा है इस्पात। सबसे उत्तम लोहा पिटवां ही होता है, जिसे ढलवां और कच्चा लोहा से खास इसमें क्या है, कार्बन की मात्रा आ जाती है। तो यहाँ कार्बन 4%, इसमें 3%, यहाँ 0. पिटवां लोहा कार्बन होता है 0.1 से 0.1 से 0.5 तक होता है। इसमें 0.1 से 0.5, और इस्पात में इसकी मात्रा होती है कार्बन की 0.15 से 0.15 से 1 पॉइंट समथिंग होती है, ये 5। तो ये इसमें कार्बन की मात्राएं हैं, तो ये अलग से आ जाता है। यहाँ 4%। सबसे कम कार्बन किसमें होता है, पिटवां लोहा में। उत्तम लोहा क्या होता है, पिटवां लोहा होता है। अब ये आ जाता है कि पिटवां लोहे को हम ढलवां लोहे से प्राप्त कैसे करते हैं। क्वेश्चन अलग से आ जाता है कि पिटवां लोहा कैसे प्राप्त करते हैं। ये पिटवां लोहा कैसे प्राप्त करते हैं, ढलवां लोहे से पिटवां लोहा प्राप्त करते हैं। ढलवां लोहे में कार्बन की मात्रा करीब 3% होती है। इसके अलावा कुछ मात्रा में सल्फर, सिलिकॉन, मैग्नीज और फास्फोरस भी पाए जाते हैं। तो इन्हें दूर करने के लिए ढलवां लोहा को परावर्तनी भट्टी में लेकर गर्म करते हैं। ऐसी परावर्तनी भट्टी लेते हैं जिसमें भीतरी जो स्तर है वो Fe2O3 का होता है, जो इसमें जो अशुद्धियाँ हैं उनको उनके ऑक्साइड में परिवर्तित कर देती है। कैसे क्रिया होती है इसमें, जैसे Fe2O3 प्लस C चेंज टू Fe प्लस 3CO। इसी प्रकार Fe2O3 प्लस Si चेंज टू Fe प्लस SiO2। इसी प्रकार Fe2O3 प्लस P4 चेंज P4O10 प्लस 2Fe। यानी कि ये जो कार्बन है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, वो ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाती है। ये ऑक्साइड धुएं के साथ बाहर निकल जाते हैं। शेष केवल लोहा बचा होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 0.1 रह जाती है। इसी का बोलते हैं पिटवां लोहा बोलते हैं। इस प्रकार इन 4 रूपों में अंतर आ जाता है कि लोहे में इन 4 रूपों में कार्बन के आधार पर क्या अंतर है। तो इसमें इन चारों में ये कार्बन की मात्रा भी है और इसमें ये अंतर भी है। ये था लोहे का निष्कर्षण। इसके बाद आता है एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। थर्ड है एल्यूमिनियम। नंबर 3, जो भू प्रकृति में सबसे अधिक धातु यानी कि सर्वाधिक तत्वों की मात्रा में ऑक्सीजन सबसे नंबर 1 बना है, करीब 49% होता है। सिलिकॉन 26% और तीसरी यानी कि प्रथम धातु Al है जो सर्वाधिक मात्रा में 8 पॉइंट समथिंग होती है। तो इसका उपयोग भी ज़्यादा है। तो एल्यूमिनियम आवर्त सारणी का तीसरे आवर्त में है। ये 13वें वर्ग में दूसरा तत्व है बी के बना। ये वर्ग 13 बोरॉन Al यानी तीसरे आवर्त में एल्यूमिनियम है। परमाणु क्रमांक इसका 13 होता है। विन्यास Ne
3s2 3p1 ये एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एल्यूमिनियम के मुख्य 4 आयस्क बॉक्साइट Al2O3 2H2O, क्रायोलाइट Na3AlF6 डायोस्पोर Al2O3 और 3H2O डायोस्पोर Al2O3 3H2O और फेल्सपार KAlSiO3। वैसे 2 आयस्क महत्वपूर्ण इसके। एल्यूमिनियम के 4 आयस्क यह है, चारों के नाम और ये सूत्र। इसका निष्कर्षण बॉक्साइट से करते हैं। क्या होता है, अगर पूछ ले एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किससे करते हैं, बॉक्साइट से करते हैं। और इसके निम्न चरण है, पहले आयस्क का सांद्रण, दूसरा एल्यूमिना का अपघटन और शोधन, 3 चरण है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम 3 चरणों, पहला है सांद्रण, दूसरा है एल्यूमिना का विद्युत अपघटन और तीसरा है शोधन। 3 चरण है। और सांद्रण में क्या प्राप्त होता है, एल्यूमिना। से पूछ लेते हैं कि बॉक्साइट से एल्यूमिना कैसे प्राप्त करते हैं। तो बॉक्साइट में कौन सी अशुद्धियाँ, उसमें मुख्य अशुद्धि होती है सिलिका, FeO और कुछ मात्रा में TiO2, यानी मुख्य इसमें 2 अपद्रव्य होते हैं। बोर्ड में पूछा था एक बार कि बॉक्साइट में पाए जाने वाले अपद्रव्यों के नाम और सूत्र। तो इसमें मुख्य 2 अपद्रव्य होते हैं और इन्हें दूर करने की 3 विधियां आपको पहले सांद्रण में बताई गई है। कौन कौन सी, बेर की विधि, ऑल विधि और सरपेक विधि। बेर की विधि का उपयोग कब करते हैं, आपको बताया गया है कि जब सिलिका और आयरन ऑक्साइड दोनों अशुद्धियाँ अधिक मात्रा में विद्यमान है, उपस्थित है, ऐसी स्थिति में बेर की विधि का उपयोग करते हैं। हॉल की विधि का उपयोग कब करते हैं, हॉल की विधि का उपयोग उस स्थिति में करते हैं जब FeO की मात्रा अधिक होती है और SiO2 की मात्रा कम होती है। और सरपेक विधि का उपयोग उस स्थिति में करते हैं जब SiO2 की मात्रा अधिक होती है। और तीनों विधियां हमने आपको पूर्व में करा दी है। यहाँ मैं केवल बेर की विधि में होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण ही बताऊंगा। तो इसमें हम लेते हैं बेर की विधि द्वारा, बेर विधि, इसमें 3 क्रियाएं आ जाती है। तो इसमें बारीक पिसे हुए आयस्क को एक ऐसे पात्र में लेकर गर्म करते हैं जिसमें NaOH का विलयन मिलाते हैं। उच्च ताप और दाब पर कास्टिक सोडे के विलयन के साथ बारीक पिसे हुए आयस्क को गर्म करते हैं। इसमें निम्न क्रियाएं होती है। ये जो ऐसो कहता है NaOH से क्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है जो जल में घुल जाता है। अशुद्धियाँ घुलती नहीं हैं, इसको छान कर अलग कर लेते हैं, अशुद्धियाँ शेष रह जाती है। अब इसे अलग करके जल के साथ गर्म करते हैं।
तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाता है। इसे अलग कर सुखाकर जब गर्म करते हैं तो शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होता है। तो ये एल्यूमिना। तो ये अलग से प्रश्न आ जाता है कि एल्यूमिना कैसे प्राप्त करते हैं। अब वहाँ दिया हुआ किसके द्वारा, बेर की विधि या होल विधि या सर्पे की विधि। इस प्रकार प्रथम चरण में बॉक्साइट का सांद्रण करते हैं और क्या प्राप्त होता है, एल्यूमिना प्राप्त होते हैं। अब एल्यूमिना का क्या करते हैं, अपघटन। इसके लिए हम कल नेक्स्ट कराएंगे। कल ये एल्यूमिनियम और जिंक दोनों ही पूरी हो जाएगी, कल ये इकाई भी पूरी हो जाएगी। थैंक यू।